मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्रों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा आपके सम्मुख प्रवर्तित हो रही है। साथियों, आज मैं आप लोगों से मिला रहा हूं एक बहुत ही सुयोग्य और स्वाध्यायी और कर्मवीर। नाम है डॉक्टर अजय पटेर। अजय पटेर का जो संबंध है मित्रों, वो रायसिंह नगर श्री गंगानगर जिला राजस्थान से है। संप्रति जो परीक्षा अभी संपन्न हुई और जिसका अंतिम परिणाम आप लोगों के सम्मुख है, जो स्कूल प्राध्यापिका जो हिंदी जो विषय है उसका जो रिजल्ट आया, उसमें अजय जो है वो अंतिम रूप से चयनित हुए। पहले तो मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और निश्चित रूप से मैं चूंकि किसी न किसी रूप में फोन के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से पिछले 1.5 वर्ष से मैं अजय के साथ मेरा संवाद कई बार फोन कॉल इत्यादि के माध्यम से हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा आशान्वित और श्रद्धा वाला विद्यार्थी है जिसकी गुरु के प्रति भी निष्ठा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपने सहयोगी हैं, जो अपने साथी हैं, उनके प्रति भी इसका जो स्नेह भाव जो है, जो सौहार्द जो है और जो सबको सहायता करने की जो इसका जो व्यवहार जो है वो बहुत अद्भुत है। मैं ऐसी प्रतिभा जो है वो आपके सम्मुख आज मुखातिब उससे करवा रहा हूं। नाम है डॉक्टर अजय पटेर। मित्रों, मैं जो है क्योंकि मैं रोज आप लोगों से संवाद करता हूं, बातचीत करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आज का जो सूत्रधार है, मुख्य कर्णधार जो है इस व्याख्यान का, वो अजय पटेर है। और एक चीज मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये केवल एक सामान्य साक्षात्कार नहीं है जो केवल यूट्यूब पर डालने के लिए डाला जा रहा है। मैं आपको यह आश्वस्ति दे सकता हूं कि इसको थोड़ा लंबा ये जो है साक्षात्कार चलने वाला है। मैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा और विशेष करके जो हिंदी विषय जो है उसकी संपूर्ण रणनीति जो है वो किस प्रकार इसने अपने संपूर्ण विषय को तैयार किया, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए किस प्रकार ये लगातार आगे बढ़ता रहा। मैं आपको हमेशा कहता हूं इस जीवन में केवल अनुकूलताएं किसी के नहीं होती, केवल प्रतिकूलताएं भी किसी के नहीं होती, लेकिन उन सब में हमें स्थित प्रज्ञ जो समत्वम योगः उच्यते भगवत गीता को याद करते हुए हमें हर दिन अपने आप को परिमार्जित, परिष्कृत और जानकारियां और जागरूकताएं बढ़ाते हुए जीवन में अपने अभिष्ट को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो मित्रों, मैं अजय पटेर का जो है इस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि ये हिंदी मां की लंबे समय तक सेवा करेगा। निश्चित रूप से ये चयन इसका अंतिम चयन नहीं है। मैं मेरी आवाज और इस क्षण को यूज आप नोट कर सकते हैं। मैं बहुत शीघ्र ही सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो राजस्थान में इस समय प्रस्तावित है, मुझे पूरी उम्मीद है आगे ईश्वर का आशीर्वाद और मां सरस्वती की कृपा इस पर रहे तो ये वापस से जो है वो इसी चेयर पर बैठ करके आप लोगों से मिलेगा। आप सब लोग भी शुभकामनाएं देंगे। लेकिन ये आगे जो विद्यार्थी वर्ग जो आज इतना जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, कॉलेज लेक्चर की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अजय जो है वो एक प्रेरणा स्रोत है और आप लोगों को ये यथार्थ चीजों से अवगत कराएंगे। मैं पहला प्रश्न जो है वो अजय के सामने रख रहा हूं। मित्रों, पहला प्रश्न जो है वो ये सहज साग प्रश्न है और मैं शुरुआत इसको यहीं से करूंगा। हर एक जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं साथियों, उसकी कोई ना कोई प्रेरणा होती है। बिना प्रेरणा के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं अजय से ये जानना चाहता हूं कि जो प्रथम श्रेणी की यात्रा जो आपने अभी संपूर्ण कर ली है, एक तरह से राजकीय सेवा में आप प्रविष्ट हो चुके हैं, तो उसकी प्रेरणा जो है वो कहां से मिली? और मैं स्वागत करता हूं इस वार्ता में अजय का, और अजय के शब्द जो है वो आप तक पहुंच रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। सर ने एक पेचीदा सवाल है ये जिंदगी का। अभी उस समय में जब प्रेरणाएं कहीं से नहीं होती है तो प्रेरणाएं अपने खोज ली जाती है, और मैंने शायद ऐसी ही प्रेरणा अपने आप के जीवन में खोजी थी। जब मैंने बीए किया, एक छोटे मोटे छात्र संघ से जुड़ा, राजनीति में आया, फिर बीए होने के बाद में पीटेट हुआ। पीटेट होने के बाद में तुरंत बीएड में मेरा लिस्ट में नाम आया और बीएड कॉलेज मिला। उसके बाद में वहाँ से बाहर निकले और खूब मौज मस्ती की। बाहर निकलने के बाद में क्या हुआ कि लोग सभी बोलने लगे अब तो आप बेरोजगार हो गए। और इसी बेरोजगार की कड़ी में हमारे साथ एक कड़ी जुड़ी, और जिसमें सर एक महानरेगा योजना चली, तो उसमें भी मैंने काम किया है मेट के रूम में लोगों के साथ में। और प्रत्येक के साथ में मेरी माँ आज भी महानरेगा में कार्य करती है। तो मुझे एक एहसास हुआ कि तेरे को भी पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर रोज जो अधिकारी आया करते थे उनका भी रवैया कुछ अलग हुआ करता था। तो मैं उनके साथ जुड़ा और उनको देखा। वहाँ से मुझे एक प्रेरणा सबसे बड़ी ये मिली कि आरटेट की परीक्षा होती है 2011 में। उस आरटेट की परीक्षा में मैं तैयारी
करने के लिए बैठा और मैं हो गया फेल उसमें, सीधी सी बात है। फेल हुआ पहली बार में, और मैंने राजस्थान काफी पढ़ा, मुझे ज्ञान नहीं था क्या कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। मैं किताब लिया है, किसी ने बता दी और मैं लाके वो पढ़ने लग गया। और घर में भी कोई ऐसी गाइड करने वाले शायद हमारे घर में कोई नहीं था कि मुझे कोई गाइड करता कि आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ो। और मैंने वो किताब वहाँ से पढ़नी स्टार्ट की, और मैं फेल होने के बाद में हमारे कॉटन सिटी सूरतगढ़ से एक पत्रिका निकली, राजस्थान पत्रिका में। दूसरे दिन एग्जाम होने के बाद जब परिणाम आता है आरटेट का, उसमें 150 से ऊपर लोगों के नाम आए। उसमें लिखा था कि ये सभी लोग राजस्थान के अंदर, उस टाइम सर आरटेट के नाम से, आरटेट की परीक्षा, ओके, रीट की परीक्षा थी, आरटेट के नाम से आया करती थी। हम्म, तो वो 150 लोगों के ऊपर लिखा हुआ था कि ये सभी शिक्षक बन गए। तो उसी दिन मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई कि मैं अब एक शिक्षक बनूंगा और शिक्षक के उस बड़े पद पे जाऊंगा जिसपे मेरे गांव से कोई भी नहीं गया है। और मैं मेरे गांव का एक इकलौता पुत्र हूँ जो पहली बार स्कूल व्याख्याता की परीक्षा फाइनल रूप से चयनित हुआ हूँ। और इस चयन के अंदर मेरा ये जो समय लगा है वो बहुत ज़्यादा लगा है। बहुत बार फेल हुआ हूँ साथियों, बहुत बार गिरा हूँ, फिर उठा हूँ। कभी पिता को देख के उठा, कभी माँ को देख के उठा। कोई इतना मीडियम परिवार से भी मीडियम परिवार है मेरा। तो मैंने भी नरेगा में काम किया है, मेरी माँ ने नरेगा में काम किया, तो आप सोच सकते हो कि कितना मीडियम काम होगा। और काम की कोई शायद मेरे हिसाब से सीमा नहीं होती। और वहीं से मेरी माँ से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली, और दूसरे मेरे पिता से। और पिता मेरे साइंस सब्जेक्ट से थे सर। मेडिकल पे काम किया 30 साल उन्होंने लगातार। और हम 3 बहन भाई हैं, तीनों को अच्छी शिक्षा दिलवाई है। और मैं आज पीएचडी के ओहदे पे हूँ। तो मेरे को ये जो प्रेरणा मिली वहीं से मिली है। पहली भी मुझे एक मेरे घर में सबसे बड़ा कर्मचारी बनना है, और मैं आज सर की कृपया दृष्टि से इनके मार्गदर्शन में इस ओहदे पे हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जीवन में। और ये ओहदा जो है वो आपकी मेहनत का है, मनुष्य का कोई ओहदा नहीं होता। हमें हमेशा यही भाव रखना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों से अभी बातचीत कर रहा था, आज साथियों एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें कई साथी जो चयनित हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में वो आए थे। तो मैं ये बातचीत कर रहा था कि जीवन में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को हमेशा बेरोजगार मानते हुए जो भी हमारा कार्य है वो हमें करना चाहिए। अच्छा अजय, जो है वो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि मेरे बारे में जो है वो कैसे कहां से जानकारी मिली, और मुझसे जुड़े जब आप, तो उसके बाद में क्या परिवर्तन पाया, वो जो यथार्थ जो है वो आपको बताना है। देखो, मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2011 के बाद में आ चुका था और 13 में पूर्ण आ चुका था। धीरे धीरे मैंने किताबें भी पढ़ी, थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान हुआ, जहाँ तक बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था मैं मेरे हिसाब से। मतलब प्रतियोगिता को, आरपीसी की प्रतियोगिता मेरी फाइट नहीं हो रही थी। वो प्रतियोगिता जो फाइट हुई तो वो कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य मिलता है तो अर्जुन का लक्ष्य अपने आप ही भेज दिया जाता है। और शायद वो मेरे द्रोणाचार्य जीवन में बन के कि यार मैया सर ही आए, और मैंने इनकी अर्जुन की भूमिका शायद निभा दी। तो 2018 की बात है, तब मैं सीकर के अंदर तैयारी करने के लिए गया था, इसी स्कूल व्याख्याता 2018 वाली की। उस समय वैकेंसी भी नहीं आई थी सर। तो मेरे एक मित्र हैं, वो वहाँ पर लोकल कोचिंगें जो थी वहाँ पर पढ़ाया करते थे। तो वो मेरे से व्याकरण से संबंधित कई बार थोड़ी बहुत हमारे से बातचीत हो जाती थी। मेरी व्याकरण कुल मिला के थोड़ी बहुत कह सकता हूँ, मैं आज भी हिंदी का विषय का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ, इससे बड़ा कुछ नहीं बनना चाहता। और फिर मैं कहना चाहूँ थोड़ी बहुत व्याकरण मुझे आया करती थी। तो वो सर मेरे से डिस्कस करते थे। उन्होंने सर की जो किताब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भरत व्याकरण के नाम से आया करती थी उस समय 2018 में। हाँ, इसके पहले जो संस्करण था वो हिंदी संस्करण है ये सर का किताब का, इस व्याकरण का। इस बुक को 425 रुपए रेट लिखे हुए थे वहां पे। तो 2 ही बुक थी उनके पास, एक तो वो सर लेके आए, उनकी मैंने देखी रूम पे जाके। और बाद में क्या हुआ, मैंने सोचा भी यार सर के पास ये किताब है, कुछ ना कुछ इसमें बैठ रहा है, तभी उन्होंने मुझे बोला है। और मैं हर किसी की किताब बताता मान सम्मान भी करता हूँ। तो मैंने वो किताब खरीदी और खरीद के 450 रुपए की लगाई। मैं चाहे आज 500 ले लो, मैं 500 लेने के तैयार हूँ, मगर इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं लाने के बाद में इस किताब में से सबसे पहले मैंने एक समाज टॉपिक देखा। और समाज में मैंने मेरे जीवन के अंदर इतनी किताबें पढ़ी है व्याकरण की सर, 19 से प्लस किताबें हैं मेरे पास आज भी। अगर कोई रामबाण है हिंदी व्याकरण की, तो मुझे लगता है इससे बेटर कोई किताब नहीं है, और ये बहुत अच्छी किताब है। और उसी दौरान सर का एक वीडियो भी मेरे को मिला। तब तक मुझे पता नहीं था कि यार मैया सर कौन है और कहाँ के हैं। तो इनका यहाँ से नंबर मैंने सेव कर लिया मोबाइल में, किताब में दे रखा था पीछे। बाद में मेरे को सर का एक वीडियो मिलता है कोई यूट्यूब चैनल पे, वहां पे हमारे स्कूल व्याख्याता में टॉपिक लगता है काव्य लक्षण।
तो मैं उस काव्य लक्षण के टॉपिक को जब सर से पढ़ा तो संस्कृत में सर ने दोहों के साथ में हिंदी अनुवाद का जो रूप अपनाया, संस्कृत से व्याख्या की हिंदी की, वो इतनी जबरदस्त थी सर आपकी। तो मैं उस शैली से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होता गया। जिस प्रकार से एक हिरण कस्तूरी की तरफ आकर्षित होकर भागता रहता है तृष्णा के रूप में, मैं भी सर की तरफ वैसे ही अपने आप आकर्षित हो गया। और धीरे धीरे मैं सर की खोजबीन में आते आते इनके नंबर पे कॉल की और सर से बात हुई। सर ने पहले दिन ही मेरे साथ बहुत अच्छी वार्ता की और उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उस दिन के बाद में सर मेरे निरंतर 2018 के बाद में साथ में ही है। और चलिए, तो साथियों, जीवन में गुरु मिलना तो जो है वो सौभाग्य की बात है, लेकिन उसके आदर्शों पे चलना, उसको निरंतर आगे बढ़ाना और पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि देखिए मैं जो है वो हिंदुस्तान में शायद 2 करोड़ के आसपास व्यू है मेरे, तो इतने साथियों को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन उनमें से कौन सा साथी है जो मेरे शब्दों को प्रामाणिक मानते हुए, यथार्थ मानते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करता है? ये सब विधाता की और मां सरस्वती की जो है वो तैयारियां उसके जीव के प्रति होती है। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे आज जो प्रश्न आपको निश्चित रूप से आगे लेकर के जाएंगे, और जो आपके प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने विद्यार्थियों से लिए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो सर हम परेशान होते हैं, ये चीजें कैसे करें। और उसके लिए मुझे सबसे समुपयुक्त व्यक्ति जो लगा है वो अजय हैं। अजय से आगे जो प्रश्न है वो शॉर्ट में उत्तर में चाहूंगा। क्या इसमें ये जो तैयारी कर रहे थे उसके साथ में कोई आप जॉब भी करते थे? हाँ बिल्कुल सर, मैंने पहली जॉब सूरतगढ़ सिटी के अंदर है, एक प्राइवेट संस्थान स्कूल है, स्कूल का नाम भी लेना चाहूंगा, जिसने सबसे पहले मुझे सूरतगढ़ में शायद काम दिया, शर्मा बाल निकेतन बालिका विद्यालय, और उसमें मैंने साल पढ़ाया। उसके बाद में टैगोर संस्थान में पढ़ाया। फिर मेरे एक जिंदगी में 2 चीजें सीखी है मैंने कि आपके जीवन में 2 बाप होते हैं। एक तो वो बाप जो पैदा करके पालन पोषण करता है, एक वो बाप होता है जो आपको रोटी कमाने सिखाता है। वो मेरे चाहे पिता कहूँ, गुरु पिता समान डॉक्टर अभी गर्ग, जो वर्तमान में अभी बीकानेर एसडीएम पोस्ट पे थे हैं, उनके यहाँ मैंने प्राइवेट खूब काम किया है, 2-3 साल उनके भी किया। और उसके बाद में वर्तमान में मेरा खुद का बिजनेस किया, और खुद का करने के बाद में 2-3-4 साल वो भी चलाया सर। और जब चारों तरफ से असफलताएं निराश लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरी जॉब जो प्राइवेट चल रही है यही मेरी बाधा उत्पन्न कर रही है। तो मैंने उस सबको त्याग के सर के कहने पर मैं 1 साल के लिए रूम के अंदर एकदम बंद हो गया चारों तरफ से, और जिसकी सफलता साथियों आपके सामने है। तो प्राइवेट जॉब बिल्कुल किया है सर। तो मतलब ये है कि आप जब पूरी तरह से तल्लीन हो गए थे उस तैयारी में, तो आपने बाकी सब काम छोड़ दिए। हाँ सर। तो साथियों, ये एक बात मैं ये कहूंगा कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये जीवन की कहीं ना कहीं कोई एक गणित भी है, जहां पर हम जब एक की उपासना बहुत अच्छे से कर लेते हैं जीवन में, तो सारी चीजें जो है उसके कारण जो है वो सज जाती है। तो जो है आप साथी जो है इसे सीख सकते हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा, यदि कोई ऐसी जॉब है जिससे बिना आप काम चला सकते हैं, तो पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, मैं आगे का प्रश्न जो है वो अजय से कर रहा हूं। तैयारी के दौरान क्या कोई अन्य गतिविधियां भी करते थे जो रुचिकर लगती थी और आत्मविश्वास बढ़ाने में कहीं सहायक होती थी? संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। हाँ देखो सर, मुझे अन्य गतिविधियां यही थी कि मुझे एक तो राइटिंग का बड़ा शौक है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, भविष्य में बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि वो प्रकाशन होकर लोगों के बीच में आए। इसके अलावा मुझे फुटबॉल खेल से बड़ा प्रेम है सर, और मैं खेला भी हूँ स्टेट भी फुटबॉल, और आज भी मैं खेलने ग्राउंड में जाता हूँ। जब भी मुझे लगता कि मैं उब गया हूँ पढ़ाई से, तो मैं वो काम मेरा कर लेता, साथ में मेरा माइंड फ्री हो जाता और साथ में वो काम। देखिए, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, जो है महाकवि कालिदास जो है रघुवंश में कहते हैं कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है तमाम धर्म जो है उनका प्रथम आश्रय स्थल है। जो लोग ये कहते हैं कि शरीर नश्वर है, वो अनावश्यक बातें हैं, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, तो हमें उसको संसार को नश्वर मानते हुए, वो भाव मानते हुए शरीर की उपासना करनी चाहिए। स्वस्थ यदि शरीर है तो उसमें एक स्वस्थ आत्मा का भी निवास होता है, मैं ये समझ सकता हूं। एक जो है आगे का प्रश्न है कि क्या कोई ग्रुप स्टडी थी जिसके माध्यम से आपको जो आपकी रणनीति जो थी, उसकी क्या रणनीति थी ग्रुप स्टडी की? कोई ग्रुप स्टडी करते थे? बिल्कुल सर, मैं खुद मई में जब वैकेंसी अपनी आती है इस बार 2022 वाली, उससे पहले मैंने एक बार सिलेबस बच्चों को भी पूर्ण करवा दिया था। मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ये बात पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा हमने उसमें से 4 या 5 बच्चे हमारे जो साथी थे उनको निकाला, जो पिछली बार के मेरे साथ वेटिंग में चल रहे थे। मैं भी वेटिंग हूँ पिछली बार 2018 की, 293 93 मेरी वेटिंग थी। तो उसमें मेरे साथ जो वेटिंग वाले राजेंद्र जी परियार हैं, उनका ही जल्दी शायद आपको वीडियो सर के द्वारा मिल जाएगा।
क्या वो मैया पाठशाला से जुड़े हाँ, मैया पाठ से हम सभी मैया पाठशाला से जुड़े हुए थे और उनके निरंतर सर की वीडियो भी देखते थे और उनका मोटिवेशन भी सुना है। कोई काव्य शास्त्र में टॉपिक नहीं समझ आता तो वो सब हम डिस्कस करते, पहले सुन लेते फिर डिस्कस करते। और दूसरी नाम अपने जो हैं हनुमान जी, वो भी हमारे साथी थे, और रामेश्वर लाल जी और मैं, और हम 4 लोग थे सर। तो हम कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी इसमें करते थे, कोई मैटर सिलेक्टेड करना होता था तो वो भी हम करते थे, भी ये चीज़ छोड़ने वाली है और ये चीज़ पढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से हमने डिस्कस किया और हम चारों साथी आपके साथ तो उसका कोई फायदा लगता है कि ग्रुप स्टडी का कोई फायदा है? बिल्कुल सर, ग्रुप स्टडी का ये फायदा है, जब आप अनावश्यक चीज़ों को याद कर लेते हो जिनका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो वो अनावश्यक चीजें ग्रुप में ही पता लगती है अपने को। कई बार क्या होता है, मैं 4 परिभाषाएं ज्यादा याद करके बैठा हूँ और आगे वाला 4 परिभाषाएं कम याद करके बैठा है साथी, तो उनको मैं बता सकता हूँ इन चारों में ये महत्वपूर्ण है, और वो आगे वाला बता सकता है ये चारों महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो चीजों का चुनाव हम उस चीज के दौरान निकाल लिया करते थे। देखिए, सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम, भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जनों की जो संगति होती है वो पुरुषों का क्या क्या नहीं करती, वो सब कुछ बदल देती है। मैं केवल अजय के माध्यम से जानना चाहता था, लेकिन मेरे भी ये विचार हैं साथियों कि हम जैसी संगति में बैठते हैं, है ना, जैसी संगति बैठी है वैसो ही फल दीन। तो यहां जैसी संगति में हम रहेंगे तो 4-5 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप हो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसके माध्यम से आप अपनी चीजों को, जो पढ़ाई से संबंधित जो चीजें हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अजय कह रहे हैं कि हम पहले आपका वीडियो सुनते थे, मान लीजिएगा काव्य शास्त्र जो है उसका कोई वीडियो सुना और फिर उसका डिस्कस करते थे। पहले से प्लानिंग होती थी कि ये आज हम जो है काव्य प्रयोजन पर बात करने वाले हैं, तो सारे लोग पहले जो है वो वीडियो देखते थे, फिर उसके बाद में अब ये जो डिस्कस जो होता है उससे भी हमारी चीजें कई बार स्मृति में स्थायी हो जाती है। तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में, ताकि थोड़ा लंबा नहीं हो। अजय ये बताओ कि आप जो है वो 24 घंटे की आपकी सटीक रणनीति जो थी, क्या वास्तव में उसको पालन किया है या फिर जो है वो उसका नहीं था? यथार्थ उत्तर दीजिएगा। मतलब जो सुबह से दूसरे दिन सुबह तक का जो समय होता था उसको कोई क्या वास्तव में डिवाइड कर रखा था कि हाँ मुझे ऐसे करना है? हाँ बिल्कुल, हमारा एक टारगेट हुआ करता था, चाहे मेरे साथी थे चारों, उनका हुआ है, चारों ही हम अब वर्तमान में ख्याता हैं, चारों ही व्याख्याता सेलेक्ट हो गए। हाँ सिलेक्ट। राजेंद्र जी प्रियार है 109वीं रैंक है सर, हनुमान जी गौड़ हैं उनकी 213वीं रैंक है, और रामेश्वर जी गौड़ हैं उनकी 281वीं रैंक है, और मेरी 1132वीं रैंक है। हम चारों ही सिलेक्टेड है वर्तमान में। तो हमारे चारों में से मेरी जो रणनीति होती थी यही थी कि मैं कोई भी मैटर है वो सिलेक्टेड कर लेता था, पहले मुझे यही पढ़ना है। वो मैं क्या करता था, एक बार तो जब विस्तृत से पढ़ लिया तो दोबारा मैं अंडरलाइन वाली चीज ही पढ़ा करता था, उससे ज्यादा नहीं। और नोट्स टाइप भी कुछ चीजें हमने अलग से बनाई, और लास्ट जब परीक्षा से 7 दिन के पूर्व तक की हमने नोट्सों की एक प्रकार से रूपरेखा बनाई, 4 या 5 पेजों में। काव्य शास्त्र हो तो वो भी 4-5 पेजों की तैयार की हमने, भी 4 पेजों में हमने पूरी काव्य शास्त्र को खत्म किया, 4 पेजों में व्याकरण को खत्म किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को मात्र 20 पेजों में खत्म किया। जैसे सर जो महत्वपूर्ण ऐप के अंदर जो चलती थी क्लासें, उनमें बता दिया करते थे कि ये महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से वो महत्वपूर्ण चीजें हम निकाल कर अलग से ऐप से में लिखते रहे, और उन्हीं को लास्ट अंतिम समय में मैंने एक 7 दिन के अंदर 2 बार सिलेबस किया था। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक का जो हमारी परिचर्चा हुई उसमें एक सबसे सटीक बात जो है वो अजय ने ये कही है कि क्या होता है ना कि ये आप सब लोगों का प्रश्न है साथियों कि नोट्स कैसे बनाएं। तो क्या हो रहा है कि जैसे अजय ने कहा कि सब जरा आप पढ़ाते थे, तो उसमें मान लीजिए मैं रीतिकाल पढ़ा रहा हूं, उसमें ये कह रहा हूं कि ये कवि, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ये उसके आशय में लिखी गई है, ये रचना जो है उसका मुख्य विषय ये है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि पढ़ते पढ़ाते 20 वर्ष का जो स्वाध्याय अजय हमने किया उसमें ये कहीं ना कहीं पता होता है कि ये चीज जो है वो परीक्षा के लायक है। वो जो चीज वहां पर महत्वपूर्ण बताई गई उसको नोट्स किया, और पूरा साहित्य का इतिहास जो 300 घंटे के आसपास मेरे व्याख्यान होंगे, 300 घंटे के आसपास व्याख्यान मैंने साहित्य में दिए, और 80 घंटे के आसपास काव्य शास्त्र हैं और 100 घंटे व्याकरण है। तो ये जो इतने व्याख्यान थे उसमें केवल 20 पृष्ठ का एक सारांश, और ये 7 दिन जो लास्ट जो था। अच्छा, बिल्कुल आप सही बात बताइए कि वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो मैंने महत्वपूर्ण बताए और आपने जो लिखे, क्या उसमें से आपको प्रश्न मिले थे? जैसे जो 7 दिन लास्ट में जो किए थे उसका? बिल्कुल सर, 7 दिन जो महत्वपूर्ण सर ने ऐप के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से जो पीडीएफ हमें मिली, उस पीडीएफ में भी वो प्रश्न लाइन टू लाइन आज पढ़े हैं, और पेपर में भी आप जाके उठा सकते हो। हालांकि मैं एक थोड़ा सा नमूना दिखा सकता हूँ। सर ने वर्तमान में हम सभी की सुविधाओं के लिए एक बुक निकाल दी है। पहले नोट्स थोड़े महंगा पड़ा करते थे, तो हमने सर को बोला सर बुक निकालो आप। तो ये वर्तमान में सर ने काव्य शास्त्र की बुक निकाली है, जो काव्य शास्त्र सिद्धांत में समीक्षा है, भारतीय और पाश्चात्य। तो पाश्चात्य इसके अंतर्गत दिया। इसमें बुक में आपको आचार्य परीक्षा तक भी कार्य करेगी ये,
और स्कूल व्याख्याता के लिए भी बहुत अच्छी है, और सेकंड ग्रेड के लिए भी सभी टॉपिक है इसमें समाहित है। तो इनकी हमें पीडीएफ मिलती थी पहले, तो उस पीडीएफ के माध्यम से सर जब पढ़ा तो हमें सबसे जो बेस्ट सर की चीज लगी तो शायद वो काव्य शास्त्र लगी। और काव्य शास्त्र में सर मेरे साथ ऐसे हुआ 18 प्रश्न काव्य शास्त्र के हमारे परीक्षा में आए, और मेरा एक भी प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित गलत नहीं था। और यही मेरा सबसे बड़ा शायद एक प्लस पॉइंट था। और एक पत्र लेखन, सर का पत्र लेखन बहुत अच्छा है। हालांकि वो कहते हैं सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात है, हर चीज सर की बहुत अच्छी है। अभी हिंदी साहित्य के इतिहास पे भी सर की बात करेंगे आगे में। उससे पहले एक सिर्फ काव्य शास्त्र लिया, काव्य शास्त्र सर का बहुत अच्छा है, नई बुक आई है। आप भी मेरे हिसाब से इस किताब को पढ़ोगे तो ये एक पुस्तक है, गाइड नहीं है ये वर्तमान की। और इस पुस्तक में आपको हर एक चीज बड़ी खोल खोल के दी हुई है, हर शब्द का हिंदी अनुवाद दिया है संस्कृत में। ऐसे नहीं है कि हमने आपसे ज्यादा किताबें पढ़ी है, मैंने जीवन में 2013 से लेकर 2023 10 सालों में कम से कम 20 किताबें मेरे पास काव्य शास्त्र की भी पढ़ी होंगी, अलग अलग राइटर की पढ़ी होंगी। ये नहीं है लक्ष्मी कुमार चातक जो अपने शायद बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना हो काव्य शास्त्र की, ऐसी बुक भी मैंने पढ़ी है। नरोत्तम स्वामी अधिकतर ज्यादा अपने लोग पढ़ते हैं, छोटी किताबें, छोटी किताबें मैंने उनसे। लेकिन आजकल बीच में बोलना चाहूंगा परीक्षा की दृष्टि से साथियों, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे अभी मैं अजय से बात कर रहा था तो एक वामन का ही था, काव्य लक्षण। हाँ। तो वो कहीं मिला ही नहीं था, इसमें नोट्स में मैंने इसको पढ़ा रखा था। मैं ये बता भी सकता हूँ, काव्य हेतु के अंदर एक प्रश्न आया जो मैं नेट परीक्षा में पेपर दे के आ रहा था, मेरे साथी मेरे साथ थे उसी दिन। तो वामन के वो परिभाषा थी। तो हुआ क्या, तो हम जैसे ही वहां से निकले तो मेरे साथी उन्होंने शायद पढ़ नहीं रखी थी, और मैं जैसे ही बाहर निकला तो उनको बोला, मैंने कहा यार एक परिभाषा आई थी, वो आपको पता लगे किसकी है? कि नहीं यार पता नहीं लगी, हमने तो कोई दंडी करके आया हूँ, कोई भाम्य करके आया था। तो मैंने कहा यार आप लोगों ने गलत कर दी, कि कैसे? मैं इसका उत्तर वामन है, कि आपको कैसे पता? मैं आपको जाके दिखाऊंगा। तो सर की पीडीएफ मेरे मोबाइल में ही थी उस समय। तो मैं बस से जैसे नीचे उतरा तो भीड़ थी पहले, तो बस से नीचे उतरते ही मैंने वो पीडीएफ निकाली काव्य हेतु की, और काव्य हेतु की निकालते ही ये लोको विद्या प्रकीर्ण ये पंक्ति ज्यों की त्यों छपी हुई थी, और ये मेरी सही थी। ये देखिए पेज नंबर 177 पर जो है वो आप लोग शायद देख पा रहे हैं कि यहां पर देखिएगा ये जो है। तो इस प्रकार से खैर ये इसलिए थोड़ा सा इसमें सात्विक अहंकार हम कर सकते हैं कि बहुत मेहनत से स्वाध्याय से ये चीजें। राष्ट्रीय लेवल पे जो परीक्षाएं हुई है उनमें हुबहू लाइनें उठ के आना बहुत बड़ी बात होती है। राज्य स्तर पे चलो कोई न पुस्तक से आ भी जाती होगी, मगर जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो परीक्षा है नेट यूजीसी, वो उन परीक्षाओं में आपका मैटर आना, आईएएस जैसी परीक्षाओं में, तो ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके शिष्य हैं। ये हमारा कोई पुण्य कर्म है जो हम आपके चरणों में आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये आपकी श्रद्धा की बात है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, हिंदी साहित्य जो है वो विद्यार्थी कैसे तैयार करे? हम थोड़े से प्रश्नों से, जो इसके व्यक्तिगत जो प्रश्न में करने वाला था वहां से थोड़े हम हट रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि साहित्य साथियों, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां पर हिंदी विषय होता है, वहां पर यदि हम देखते हैं तो वहां पर विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर हिंदी साहित्य में 5000 कवि हैं, एक एक कवि की 40-40 रचनाएं, उसको कैसे हम याद करें? और आजकल प्रश्न थोड़े से और भी अन्य प्रवृत्ति के आगे, हम गद्य पद्य की भी बात करेंगे कैसे इसको तैयार करना चाहिए। लेकिन साहित्य में क्या रणनीति थी आपकी, और कैसे याद किया, और कितने भूल गए? हाँ तो देखो, साहित्य में जब मैंने जिस समय शुरुआत की पढ़ने की, उस समय मुझे सिर्फ एक पढ़ता था, जिस प्रकार से एक छोटी कक्षा का बच्चे को आप बिठा दो और किताब दे दो कि तुझे ये पढ़ना है, वो उतना ही पढ़ जाता, उतनी देर याद होता जितनी देर उसको डंडा रहता। शायद मेरी कंडीशन यही थी कि एक 9वीं कक्षा की किताब, मैं 9वीं कक्षा में था उस समय, मेरे भाई साहब ने 12वीं कक्षा की थी, तो उनके पास हिंदी साहित्य की एक आरबीसी बोर्ड की किताब थी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आज भी मेरे पास वो सुरक्षित है। उस किताब से मैंने शुरुआत की थी सबसे पहले। फिर मैंने उसको पूरी नोट्स बनाने जानते नहीं थे, नोट्स उसी से बनाए, वो आज भी मेरे पास नोट्स सुरक्षित पड़े हैं। ऐसे धीरे धीरे हमने प्रयास किए, उससे धीरे धीरे मैं आगे निकला। और आगे निकलते निकलते ये नहीं है कि हिंदी साहित्य का जो आधार स्तंभ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनको भी मैंने जीवन में पढ़ा, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। पहली बार में तो मेरे समझ में नहीं आया सर। फिर रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने के बाद में डॉक्टर नगेंद्र को मैंने पढ़ा है। उसके अलावा मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पढ़ा अच्छी तरीके से। बचन सिंह को भी मैं भक्ति काल तक पढ़ चुका हूँ, नाथ संप्रदाय बहुत अच्छा है उनका। तो ये पढ़ने के बाद में मेरा ऐसे लगा कहीं ना कहीं कमी है, तेरा साहित्य क्यों नहीं कवर हो रहा, क्योंकि मेरे पास मैटर ज्यादा कलेक्ट हो गया और मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा महत्वपूर्ण कौन सा महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है। तो ये चीज मेरे को बाद में लास्ट में मैया सर के यहाँ से जो मेरे को पीडीएफ मिली नोट्सों के माध्यम से, तो उसमें मैंने देखा कि ये एक मैटर सिलेक्टेड मैटर है, तेरे को यही तैयार करना चाहिए।
मैं खुद भी ये पढ़ा हूँ और मेरे दोस्तों को भी मैंने ये पढ़ाया है मैटर, और उसी का शायद ये परिणाम है। और जिस वजह से आज मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर जो 50 प्रश्न आए थे, उनके अंदर से मेरे 42% सही थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मेरे हिंदी में बैठे थे, जबकि मेरे जीके में एक एवरेज विद्यार्थी रहा हूँ सदैव सर, और मैं सदैव हिंदी में नहीं फेल हुआ हूँ, जीके में फेल हुआ हूँ सदैव, क्योंकि मैंने जीके की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया सर। और किसी ने कहा है कि आपको विषय की तुलना बना के चलना चाहिए, और मेरा इस बार 50% विषय की तुलना रही, और जिसकी वजह से मेरा चयन हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सबसे बड़ी विद्यार्थी के सामने ये समस्या आ रही है, क्योंकि हम विधाओं की बात कर रहे हैं साथियों, हम साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य में जब पूरा संपूर्ण देखते हैं तो उसमें काव्यशास्त्र है, साहित्य है, फिर गद्य पद्य विधाएं जो है उनका बड़ा रोल है। विशेष करके गद्य और पद्य की विधाओं को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो जो काव्य विकास है, जो आधुनिक काल में जो है भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता तक जा रहा है। और फिर जो है गद्य में जो है वो उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, संस्मरण, रेखा चित्र, एक तो ये वाला है। तो पहले तो इसको कोई तैयार करने की कोई रणनीति थी अलग से, क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं आधुनिक काल से। देखो, कोई भी आप परीक्षा चाहे भविष्य में कभी भी दोगे तो आधुनिक काल का 45% डाटा उठता है। बाकी हिंदी साहित्य के छायावाद से पीछे का डाटा जो उठेगा, बाकी बचा, और 45% आपको आधुनिक काल गद्य से और पद्य से मिलेगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हमने क्या चीज की, मैंने क्या किया। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा। सर की किताब में आप जैसे पढ़ोगे, किसी हरिवंश राय बच्चन की पढ़ोगे तो उनकी मधुशाला रचना दी है, वो उसने क्यों लिखी, उसका कारण क्या है, उनका सन क्या है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। उनका सन पूछा जा सकता है, क्यों लिखी गई है, यह महत्वपूर्ण है। अगर इसके अलावा आप निराला की कविताओं की बात करोगे, चाहे आप जयशंकर प्रसाद की आंसू झरना, इनकी बात करोगे, क्यों लिखी गई है, इनका सन क्या है और इनकी विशेषता क्या है, ये चीजें मैंने अलग से क्या हुआ एक छोटे रजिस्टर के अंदर मैं लिख के तैयार की सर। एक बार मैंने पढ़ने से मेरे समझ नहीं आई कि मैं भूल गया, सारा एक हो गया। फिर मैंने लिख लिख के तैयार किया, और मैंने लिख के फिर क्या किया, एक अलग से रजिस्टर बनाया, और फिर मैंने उसके 3 प्रकार के अलग अलग पेंसिलों से निशान लगा लगा के मैंने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तैयार किया। और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो काव्य वे वाला पार्ट है वो ऐसे किया, और जो गद्य वाला पार्ट है उसके अंदर जैसे कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, मतलब ये कहानियां जो महत्वपूर्ण है उनको तो पढ़ा। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण राइटर थे उनको, महत्वपूर्ण राइटरों को हमने अलग से निकाला। और जैसे आपकी किताब में जिनके आगे ब्रैकेट में सन लिखा है, जिनके ब्रैकेट में आगे विशेषता लिखी है, हमने उन्हीं चीजों पे फोकस किया। भी यही महत्वपूर्ण है। अब एक राइटर की रचना 50-50 है, 100 है, ऐसे भी अगर आप देखो तो एक राइटर के नाम से भी अनेक रचनाएं हो जाती है। तो हम इतनी सारी नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उनके बजाय हमने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया कि महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है। और जिनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में सबसे बड़ी चीज हमें ये देखने को मिली कि जिनके नीचे स्पेशल आपने जैसे किताब में लिख रखा है, नोट्स में लिख रखा है भी, ये इस विशेषता के कारण लिखी गई है, तो उनको हमने फोकस किया, अलग से लिखा, उन्हीं को बार बार अंडरलाइन कर करके दोबारा 2 बार 3 बार पढ़ा। अगर फिर भी भूल गए तो दोबारा लिखने की कोशिश की। ये तरीके से हमने ज्यादा। बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता हूं, मैं बहुत बार, आपने सुना होगा, मैं ये कहता हूं कि आप पहली बार में कभी पूरा याद करने की चेष्टा मत करो। मान लीजिएगा कि एक बार जो है आप घनानंद को पढ़ रहे हैं, तो घनानंद की जो 4-5 कृतियां भी, 3 कृतियां भी आपको याद रह गई। मान लो देव की बहुत सारी कृतियां हैं, तो आप सारी की सारी 33 कृतियों को याद करने बैठोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे हमारा शायद आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाता है। तो पहली दृष्टि में आपको क्या करना चाहिए, जो अजय ने बात करी वो बिल्कुल सटीक बात है कि महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ो, फिर सेकंड में जो है उससे आगे वाली पढ़ो, और थर्ड में यदि आपका समय है पर्याप्त, यदि आपने सही समय से तैयारी शुरू की है, तो वो सारी की सारी चीजें पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 बार जो है वो आपको इसको बार बार रिवीजन करना चाहिए। अजय, एक बात और जानना चाहता हूं, जो मैं खुद भी इसमें जो है मुझे लगता है ये कई बार, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, तब भी कहीं ना कहीं मिक्स होता है। हालांकि मैंने इस पर एक ऐप पर वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा है। बहुत सारे कवि है, विशेष करके हम कहेंगे रीतिकाल से आगे, भक्ति काल तक तो ऐसा नहीं है, रीतिकाल से लेकर के आधुनिक काल में भी बहुत सारे, जैसे नाटक कहानियों में भी एक समान नाम की रचनाएं हो जाती है, जैसे विवर्त कहानी भी है, नाटक भी है, उपन्यास भी है ना। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि एक ही विधा जब अलग अलग नामों से समान नाम वाली जो रचनाएं, उसके अलग अलग कवि है, उसको कैसे याद किया या नहीं किया? बिल्कुल सर, हमने तैयार की ऐसी रचनाएं, जैसे आप शतरंज के खिलाड़ी, जब कहानी की बात आती है तो ये हमारे प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार सम्राट रहे हैं, उनकी है। और अगर बात की जाए कि शतरंज के खिलाड़ी निबंध किसका है, तो उदय शंकर भट्ट का। तो ये जो हमने जो एक समान जो रचनाएं थी, जैसे आंसू जयशंकर प्रसाद जी का
काव्य संग्रह है। और उसी प्रकार से अगर बात करें तो कौशिक जी का भी आंसू निबंध है एक, बहुत बढ़िया। तो हमने इन प्रकार से आज भी हमारे वो कंटेस्ट है, क्योंकि हमने सब डाटा एक स्थान पर कलेक्शन कर दिया, एक जगह पर इकट्ठा किया कि कॉमन क्या चीज है। तो कॉमन चीजों को हमने एक स्थान पे लिखा। जो राइटर है उसकी 2-2 3-3 रचनाएं इकट्ठी थी। जैसे आप आज भी जाके पढ़ोगे तो जब बात आती है तो मुक्तिबोध ने रचना लिखी और साहित्य देवता, तो साहित्य देवता के नाम से आपको 3 राइटर मिलेंगे। अब उन 3 राइटरों को हमने सब एक स्थान पे इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से आज हम स्थिति में है कि हम जब कॉमन रचना आती है तो उनको तो हमने एक स्थान पर। और अधिकतर एग्जामिनर मुझे लगता है कि अपने को उलझाने के लिए कॉमन रचना देता है, और उन कॉमन में से एक कवि ऐसा होगा जो हमें पता होगा, एक कवि ऐसा होगा जिसका हमें पता नहीं होगा। तो अब आज आपको साहित्य देवता दे दिया जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी का शायद आप नहीं पहुंच पाओगे, मगर फिर भी अगर पहुंचना चाहते हो तो हो सकता है वहां माखनलाल चतुर्वेदी ना देकर अलग कोई राइटर का नाम दे दे, उस राइटर की वो रचना निकल जाए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी होगी। इन चीजों के लिए आप एक अलग से लिस्ट बनाएं और सभी जो कॉमन रचनाएं हैं सबकी वो एक स्थान पर इकट्ठी करें। हमने तो इसी तरीके से किया, और आज भी वो मेरे पास 1.5 पेज है, लगभग 150 एक रचनाएं ऐसी है जो कॉमन रचना ज्यादा नहीं है। ये कहूंगा कि जैसे रीतिकाल में विशेष करके जैसे रस संबंधी रचनाएं हैं, छंद संबंधी रचनाएं, वो बहुत 3-4-5 कवि लिख रहे हैं। जैसे सर बात आ रही है रीतिकाल में, थोड़ी सी बात काटूंगा सर। जैसे एक इश्कनामा रचना है और एक इश्कलता है, तो ये 2 राइटरों में उलझ जाते हैं हम। तो आप देखिए इश्कनामा में न लगा है और हमें पता लग गया जिसमें घनानंद में न लगा है, तो जिसमें न लग जाएगा वो उस व्यक्ति की रचना नहीं होगी, ये क्लियर है। तो हमने इश्कलता तो उधर से रट ली और इश्कनामा बोधा की कर दी सर। ये हमने कुछ तरीके भी अपनाए हैं। देखो हिंदी साहित्य की रचनाएं हजारों प्रकार की है, बहुत सारे लोग अलग अलग शायद मेरे हिसाब से ट्रिक भी बताते होंगे, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। बस यही मेरा आगे वाला प्रश्न था, और मैं हमेशा से विद्यार्थियों को कहता हूं कि ये शॉर्टकट में चलोगे तो शायद आपका लॉन्ग कट हो जाएगा जीवन में। ये ट्रिक जो है वो कहीं तो आप यूज कीजिएगा, जैसे ये भी ट्रिक है न वाली। हाँ। लेकिन यदि आप हर चीज में ट्रिक बनाने बैठ गए तो शायद मुझे लगता है कि बड़ा भ्रम हो जाता है अंत में जाकर के, और हमारी सारी जो चीजें हैं वो परस्पर मिल जाती है। चलो, मैं अजय से आगे वाला प्रश्न। साथियों, बहुत सारी चीजें, बहुत रुचिकर बातें अजय कर रहा है, और निश्चित रूप से वो विद्यार्थी तभी करता है जब खुद मेहनत करता है और बहुत अच्छे से कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये साक्षात्कार आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाली जो परीक्षाएं, चाहे आप कोई भी परीक्षा, केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है ये। तो मैं आगे का जो प्रश्न है वो अजय से ये करना चाहूंगा कि जो गद्य और पद्य जो रचनाएं हैं, मान लीजिएगा कि कहानियां है, जो कहानियां लगी हुई है, जो कबीर ग्रंथावली है, जो है तुलसीदास की जो है बालकांड आपके लगा हुआ है, घनानंद कवित जैसे अभी कॉलेज लेक्चर में लगा हुआ है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं, मीरा पदावली है, बिहारी सतसई है, साकेत है, जो है बहुत सारी, कुरुक्षेत्र है, वीर सतसई है। तो ये रचनाएं तैयार करने का क्या तरीका था? जो मैंने जैसे पढ़ाया उससे अलावा कोई तरीका था, या उसी को चलते हुए आपने तैयार किया और वो प्रश्न मिल गए आपको, वो क्या था? पहला तरीका तो हमने सर वाला अपनाया कि सर ने जो हिंदी अनुवाद किया वो अच्छी तरीके से सुना। सुनने के बाद में एक एक शब्द का हमने खुद ने हिंदी अर्थ पकड़ा। फिर हमने क्या हुआ कि मेरी जो प्रक्रिया थी, मैं कोई भी जो पद या भाग जो था उसमें जो आता कोई भी, मैं उसके अंदर क्या लगा के प्रश्न करता। प्रश्न बनाए मैंने खुद के प्रश्न बनाए। ये नहीं कि अलग से सर ने तो जो प्रश्न दिए थे वो दिए थे हमें, इनके अलावा भी मैंने एक एक मतलब जब बात कबीर की करते हैं तो कबीर के अपने 5 पद लगे हुए थे, और 5 अंग भी उसमें, जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें तो एक ही अंग लगा है और सेकंड ग्रेड में 5 अंग लगे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट अंग लगा था उसके मैंने अकेले के 150 पेजों के मतलब 150 क्वेश्चन बनाए, पेज नहीं सॉरी, और पद्य भाग के भी 100 प्रश्न बनाए। कम से कम 250 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे उनके सर। उसमें पूछा भी ऐसा क्या कबीर के ऐसा क्या मतलब कौन किस ने बाण मारा है, मुट्ठी भर भर बाण किसने छोड़ा है, मतलब इस प्रकार से हमने खुद सतगुरु सवान का अर्थ पूछा था शायद। आप जैसे सवान का जैसे अर्थ पूछा तो वो मेरे आज भी लिखा हुआ है अभी, सवान का अर्थ क्या होता है। मतलब इस प्रकार से मैंने खुद के प्रश्न तैयार किए अलग से रणनीति बना के। जैसे आपने जैसे प्रश्न बना रखे थे या आप पढ़ाते हो तो प्रश्न बताते हो, उसी प्रकार से फिर उस चीज को हमने अपने स्तर पर भी मेहनत करने की कोशिश की, और ऐसे कम से कम 250 प्रश्न जैसे कबीर के बनाए, मीरा के बनाए, सबके बनाए। अच्छा, क्या इसमें से कोई छोड़ा भी था कि भाई हाँ ये बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल सर। जैसे बात जब हमारे हिंदी के सबसे बड़े सैगुण धारा के पुरोधा की जब आती है बात, तो वो तुलसीदास जी हैं। उसको मैंने शायद इसलिए छोड़ा कि एक बहुत बड़ा मैटर था, और मेरी कोशिश ये थी या तो एक प्रश्न आएगा या 2 आएगा, इन 1-2 के प्रश्नों में तू महीना ना खराब करे, इसलिए सर मैंने वो जरूर छोड़ा था
इसीलिए छोड़ा था, और मैंने बाकी ज्यादा सही हो गया वो मेरा ने छोड़ दिया सर। लेकिन साथियों एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं तो ये मेरा आदेश मानिएगा, आप लोग बालकांड जरूर पढ़ना चाहिए। भले हाँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बात हो रही है, ये बात सही है, भावनात्मक नहीं होना चाहिए। वहां पर तार्किकता ज्यादा काम करती है अजय। हाँ। लेकिन हाँ, बालकांड और ये कबीर को यदि हमने नहीं पढ़ा है, सूर को यदि हमने नहीं पढ़ा है, भ्रमर गीत यदि हमने नहीं पढ़ा है, भ्रमर गीत मैंने यूट्यूब पर बहुत पूरा का पूरा यूट्यूब पर डाल रखा है और बहुत गाते हुए झूमते हुए आनंद के साथ जो है वो पढ़ाया है। कामायनी जो है एक ऐसा सारा ग्रंथ जो है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, साहित्य जब आप पढ़ते हैं दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि सिर पकड़ के बैठ के और उसको मजबूरी से पढ़ो, और एक मन में अंदर आह्लाद पैदा करते हुए जब आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीजें बहुत लंबे समय तक आपकी स्मृति में बनी रहती है। चलिएगा, ये कुछ चीजें थी, और इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न जो हैं वो अजय से और विधाओं के बारे में हमें करना चाहिए। ये जो व्याकरण वाला जो भाग था अजय, उसको तैयार करने में आपने ये बात सही है कि हिंदी व्याकरण माला के अलावा तुमने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें क्या कोई स्ट्रेटेजी थी या केवल जो क्लासें थी उसको सुन करके और बार बार रिवीजन किया, क्या था? सर के मैंने व्याकरण की क्लासें भी सुनी, इसके अलावा व्याकरण की पुस्तक भी पढ़ी, उसमें से बहुत कुछ मुझे मिला। इसके अलावा नवीन हिंदी व्याकरण की जो अपने आरबीसी बोर्ड की बुक लगती है उसको भी मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसका हिस्सा थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें एक अपना जो रटा रटाने वाला जो मैटर है, प्रायवाची, विलोम शब्द, ये मुहावरे, ये ज़्यादा रखता है, और यही हमारे लोगों का अधिकतर सर गलत होते हैं, जिसकी वजह से शायद अपने हिंदी में पिछड़ जाते हैं। और मेरा पिछली बार यही कारण रहा था, व्याकरण के जो 15 क्वेश्चन आए सर, उनमें से मेरे 5 गलत हुए, 2 मेरे से गलत भरे गए, तो 7 प्रश्नों का मुझे जो शायद नुकसान हुआ, उसी वजह से मैं पिछली बार वेटिंग में चला गया। इस बार मेरे 5 साल, देखिए 7 प्रश्नों के कारण 5 साल फिर से प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये होती है ओले, जो मैं कई बार बोलता हूं कि बाहर निकल करके ओले मत बोलिएगा। तो आपने फिर मैंने उस चीज को सुधारने के लिए इस बार जो अलग से इनके पहले अलग से बनाए नोट्स टाइप, फिर उन्हीं को नोट्सों को बार बार पढ़ते रहते थे। हफ्ते में एक बार मैं एक टॉपिक पढ़ता था, एक हफ्ते में एक टॉपिक पढ़ता था। मैंने ये नहीं कोशिश की कि भी सारे टॉपिक आप साथ पढ़ो, एक हफ्ते में एक। जब परीक्षा के दिन के मात्र 2 दिन रहे थे, तो मैंने दूसरी रात, जैसे आज कल परीक्षा है, उससे पहली रात मैंने मैटर पढ़ के छोड़ा था। उसी रात मैंने क्या किया, काव्य शास्त्र, इसके हिंदी व्याकरण के जो नोट्स थे, विलोम शब्द, प्रायवाची, युगम शब्द, इनको मैंने एक दिन में ही पढ़कर सारा डाटा, उसके बाद में मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, लास्ट में वही पढ़ के मैं सो गया था। उसके बाद मैं सिर्फ परीक्षा के अंदर जाके पेपर ही पढ़ा था। अच्छा, एक प्रश्न और है जो आप लोगों को शायद मदद करेगा, मुझे लगता है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन का रुझान इतना, विद्यार्थी कहते हैं कि समय ज्यादा लगता है और बहुत सारी चीजें होती है। खैर उस चर्चा पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है आजकल, जो टेस्ट सीरीज का जो जमाना है, और क्या टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या प्रैक्टिस होकर के और क्या हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं, या क्या आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत अनुभव क्या रहे? बिल्कुल सर, शायद मेरी 10 सालों की जो परीक्षाएं थी, ये शायद टेस्ट सीरीज की कमी रही। सर की टेस्ट सीरीज मैंने ली। इसके अलावा भी कोई टेस्ट सीरीज थी? इसके अलावा सर एक सही से बताना है। देखो सर, बिल्कुल मेरे पास एक नोकल की टेस्ट सीरीज जरूर थी, मगर उसमें मुझे कुछ इतना रुझान नहीं मिला। हालांकि फिर भी उन्होंने मेरे नोकल में बहुत साथ दिया। मगर मैं सर की टेस्ट सीरीज की थोड़ी सी बात इसलिए बता रहा हूं कि सर की टेस्ट सीरीज में अवधारणात्मक प्राय के प्रश्न जरूर थे। आपको वर्तमान में हजारों प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल सकती है मार्केट में उछलती हुई, क्योंकि उनमें क्या होता है कि किसी की वस्तुनिष्ठ किताब निकालिए, उसी की कॉपी को कॉपी करके आपको प्रश्न दे देते हैं। तो वो शायद मैंने जो नोकल की कोई टेस्ट सीरीज शायद ज्वाइन की थी, तो उसमें यही समस्या थी मेरे लिए। तो फिर मैंने सर की टेस्ट सीरीज अलग से ली ऑनलाइन। तो उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैंने क्या किया सर, आपका टेस्ट पहले निकाल लेता था मैं, टेस्ट सर का खत्म हो गया टाइम, उसके बाद ये पीडीएफ डालते थे सर, तो मैं वो पीडीएफ पूरी निकालता। ओएमआर सीट मैंने मार्केट से उपलब्ध करा ली, वो लाके मैं मेरे रूम पे भरता और फिर मैं मिलान करता उत्तरों के साथ भी, तेरे कितने सही बैठ। मैंने इस प्रकार से इस चीज को बिठाया था। देखिए साथियों, हर चीज की एक सूक्ष्म प्लानिंग जो है, योजना जो है, वो हमें करनी पड़ती है, और ये अजय के मामले में मुझे समझ में आ रहा है। हालांकि मैं एक सार्वजनिक चीज स्वीकार कर रहा हूं, जो शायद तुमने कहा नहीं या गुरु होने के नाते नहीं कहा, मैंने टेस्ट सीरीज में एक यूं कहूंगा कि समय अभाव के कारण टेस्ट सीरीज का जो वीडियो सॉल्यूशन था वो पूरा मैं नहीं करा पाया था। हालांकि मेरी बड़ी बलवती इच्छा थी कि मैं टेस्ट सीरीज में शायद 75% वीडियो सॉल्यूशन हुए थे, 25% वीडियो सॉल्यूशन नहीं करा पाया था। वो मुझे कहीं ना कहीं जो है वो मन में कहीं ना कहीं टीस थी, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं कि यदि हम उसको 100% तक लेके जाते तो और विद्यार्थियों का जो है इसमें फायदा होता। क्या और जो है वो
कुछ चीज के बारे में बताना चाहेंगे हिंदी विषय से संबंधित, क्योंकि ये संपूर्ण जो परिचर्चा है साथियों, हम फर्स्ट पेपर कैसे पढ़े क्या पढ़े वो हम चर्चा कर चुके हैं, और बार बार कोई चर्चा का औचित्य भी नहीं बनता। तो क्या और कोई आपका मैसेज है कि हाँ ये विद्यार्थियों को करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, मेरा मैसेज है विद्यार्थियों के लिए। सबसे बड़ा मैसेज तो मेरा यही है कि वर्तमान में जो आपको देख रहे हो कि अपने पुस्तकें जो हैं वो अपने एक बार ठेले पे बिकती नजर आ रही है। सड़क छाप लोग भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास निकाल रहे हैं, हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र निकाल रहे हैं, हिंदी साहित्य की व्याकरण निकाल रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत निकालो, निकालो, मगर कम से कम आप खुद का मसाला तो उसमें डालो। आपने कुछ अच्छी चीज की है कि नहीं की, वो चीज मेरे को नहीं मिली। मार्केट की किताबें बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से गलतियां भी बहुत ज्यादा हो गई। और गलतियां मतलब मुझे लगता है कि जो एक वास्तविक रूप से एक अध्यापक है वो गलती नहीं कर रहा लिखने में गलती हो रही है। वो पुरानी जो परिपाटी चलती हुई सर आ रही है, शायद वो काव्य शास्त्र तो एक अच्छा अलग विषय ले लेते हैं अपने, और व्याकरण एक ऐसा विषय सर जिसका शायद हिंदी में आके थोड़ा रूप बदला है। जिस प्रकार से हिंदी जब गई इंग्लिश में डलने के लिए, तो इंग्लिश ने बहुत सारे रूप डल दिए और उसके अंदर खत्म कर दी कुछ चीज। जैसे जब अपने बात आई संस्कृत से हिंदी में आते, संस्कृत में जब धातु रूप चल रहा था वो हिंदी में आके क्रिया ने धारण कर लिया, तो हिंदी ने भी शायद कुछ संस्कृत की चीजें पीछे छोड़ दी है। मगर वर्तमान में हमारे कुछ साथी हैं वो पढ़ाते भी हैं, जो पुराने रूप भी वो लगाते हैं, मगर उनको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। जैसे आप तो क्लियर कर देते हो 20% में ये गलती है, इस वजह से ये सही नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। मगर मैंने देखा है कुछ किताबों में भारी भरकम गलतियां रह गई है, जिसका खामियाजा सर शायद मुझे लगता है यूट्यूब पर आपको भी बहुत बार नीचे कमेंट पढ़ने को मिलते होंगे, सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। और मेरे को भी क्लास में ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं 2013 से जुड़ा हूँ बच्चों के साथ, तो मेरे को भी बहुत बार ये झेलने को मिलता है। तो फिर वो हम थोड़े से अगर किसी को समझाते तो वो समझने की कोशिश नहीं करता। तो मैं उन बच्चों को ये कहूंगा कि आप अगर कोई किताब पढ़ो तो हिंदी की पहले आप अगर कोई पढ़ना चाहो तो पुरानी आरबीसी बोर्ड की किताब आती है सोनलाल चारण की सर, बिल्कुल मैं वो किताब पहले बताऊंगा। अगर आपको व्याकरण की शुरुआत करती है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, वहां से आप पढ़ना प्रारंभ करें। और उसके बाद में अगर आपको कोई किताब पढ़ने की इच्छा है और आप आगे बेहतर तैयारी करना चाहते हो, चाहे RS IAS तक बनाना चाहते हो, तो मैया सर की आप ये पुस्तक लें और इस पुस्तक में एक एक उदाहरण को आप अपने हाथों से नोट्स के रूप में तैयार करें, महत्वपूर्ण। और सर ने शायद बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसमें समझाया है और बहुत सारा को अलग से डार्क कर रखा है। वो डार्क वही चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है शायद इसमें, और उन्हीं से बाहर आज तक मुझे नहीं लगता कोई पर्सन शायद जाएगा। इसलिए व्याकरण से संबंधित मेरा यही है सर। इसके अलावा अगर काव्य शास्त्र की भी बात करें तो वही सेम बात है, काव्य शास्त्र में भी हमारी बहुत सारी पुस्तकें आ गई, क्योंकि काव्य शास्त्र सर एक ऐसा हमारा विषय है जब रीतिकाल में काव्य शास्त्र को जब काव्य को भूषित कर दिया गया, क्योंकि ये रीतिकाल में कुछ और ज्यादा नहीं हुआ, रीतिकाल में सबसे महत्वपूर्ण एक देन थी कि काव्य को भूषित किया गया, काव्य को हमें एक नया रूप दिया गया। तो उस दौरान हमें जरूरत पड़ी काव्य शास्त्र की, तो वो कार्य क्या हमारे पूर्वज आचार्य केशवदास जी ने, जिसको हिंदी का प्रथम आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्होंने एक ऐसी रचना लिख डाली जिसको छंदों का अजायब घर तक कह दिया गया, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के नाम से। तो ऐसे मतलब छंदों का अजायब घर, अलंकारों की भरमार कर दी। मतलब बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक हमारे जो मुख्य जो हिंदी के राइटर हैं, निबंधकार है, उन्होंने उनको तुत्कार दिया कि ये तो एक प्रकार से यहाँ पर श्रृंगारिकता का वर्णन कर काव्य को एक निम्न ग्रंथ में ले जा रहे हैं, जबकि शायद काव्य को असली रूप वहीं से रीतिकाल में मिला। तो वो सब आचार्य जो थे वो सर संस्कृत के थे उस समय हमारे, और लक्षण ग्रंथ भी हमारे यहाँ लिखे गए। तो संस्कृत का मुझे लगता है जिस व्यक्ति को शुरुआत में पहले ज्ञान होगा वो ही बंदा हमें को काव्य शास्त्र अच्छे पढ़ा सकता। मैं मेरे पे नहीं कह रहा, हालांकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ सर के सानिध्य में, पर फिर भी मैं कहूंगा कि आपको कम से कम एक बार काव्य शास्त्र का पूर्ण रूप से ज्ञान जरूर लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे टीचरों के पास मैंने शिक्षा बैठी है, सामने बैठ के पढ़ी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनको सुधारने के लिए एक प्रयास के रूप में जरूर कर रहा हूं। आप काव्य शास्त्र का पहले बारीकी से किसी अच्छे शिक्षक से ज्ञान लें, फिर बच्चों तक वो ज्ञान पहुंचाएं। तो ये मेरा सर इसमें काव्य शास्त्र को लेकर संदर्भित है। और जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात आती है तो आप अगर प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता तक आप परीक्षा पास करना चाहते हो तो ये वर्तमान की जो किताब मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ज्ञान वितान पब्लिकेशन की डॉक्टर KR मैया सर के द्वारा लिखित है, हिंदी साहित्य का विविध कालखंड, धाराएं और दृष्टिकोण। इससे बेटर आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान युग में कोई किताब मिलेगी। हालांकि मैंने इस किताब को अभी तक छायावाद तक पढ़ा है,
मगर इसके अलावा मैंने अगर आगे बात करें तो मैंने सर के आचार्य का मेरे को सर ने दे रखा है ऐप, और मैं उसमें तैयारी भी कर रहा हूँ। वर्तमान में लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, जाता भी हूँ। तो मैंने देखा सर ने आधुनिक काल वर्तमान में इतना जबरदस्त करवाया है। जैसे वर्तमान के जो आप 5-6 राइटर, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा जी की बात करते हैं, जब हम वाजपेयी जी की बात करते हैं, मुकुंदर पांडे जी की बात करते हैं, हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल में सुमन राज जी की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे मैं राइटरों के नाम आपके सामने शायद ले सकता हूं। उन राइटरों की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो सर ने एक स्थान पर इसमें समाहित कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको रामचंद्र शुक्ल को भी एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी इसके द्वारा। इसलिए आप स्कूल व्याख्याता नहीं, आप आचार्य तक की अगर तैयारी करते हो तो इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण जो चीजें मैंने जैसे ब्रैकेट में जो चीजें लिखी है, विशेष लिखी है, उनको भी दोबारा पढ़ें और आपको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा इस पुस्तक में। ये पुस्तक नहीं है, ये एक रामबाण है हिंदी का, जो सर ने शायद संकलित करके एक स्थान। देखिए, मैं बोलना चाहूंगा अजय, ये मेरी वैसे संकोच है खुद के बारे में खुद को बोलने से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य विविध कालखंड, धाराएं और दृष्टिकोण, ये एक पुस्तक नहीं है, ये 50 पुस्तकों का संकलन है। मैं ये आपको आश्वस्ति दे सकता हूं, जब बात चल गई तो बता रहा हूं कि नगेंद्र हो, चाहे शुक्ल हो, चाहे हजारी प्रसाद हो, राम कुमार वर्मा हो, बच्चन सिंह हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, चाहे सुमन राजे में तो बहुत गलतियां भी है, खैर चलेगा, उन्होंने प्रयास अच्छा किया है और प्रश्नोत्तर के रूप में उनको एक अलग चीज है। कई बार उनकी तो एक दो परिभाषाएं कुछ परिभाषाएं जरूर है, वो चीज है। रामचंद्र तिवारी है, ये जो चीजें जो मुझे लगता है, और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से 17 खंडों में प्रकाशित हुआ, ये सारा सब कुछ उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। और मैं केवल बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि यदि आप हिंदी साहित्य का अध्येता है तो ये पुस्तक आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे काव्य शास्त्र की पुस्तक की बात हो रही है, जैसे व्याकरण की पुस्तक की बात हो रही है, अभी तक मैंने 22 पुस्तकें लिखी है, 28,000 पृष्ठ जो है विद ISBN, मुझे लगता है कि ये एक रिकॉर्ड है। 28,000 पृष्ठ जो है वो मेरे पब्लिश हो चुके हैं। तो इतना लगातार जो साधना करी, उसमें धीरे धीरे मित्रों हम हमारी चीज को काट देते हैं। जो 5 साल पहले मेरी साहित्य की समझ थी अजय, मैं आप सब विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, उसको स्वीकार करता हूं। मुझे लगता था कि जो है आधुनिक काल में कोई सारांश नहीं है, मुझे 5 साल पहले तक ये बात लगती रही। लेकिन जब मैं और उसको जो है वो पढ़ने लगा और मेरी जब जिम्मेदारी बढ़ी कि पूरा हिंदुस्तान मुझसे डिमांड कर रहा है कि ये जो है वो सर अच्छे से पढ़ाए, मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगता है कि वास्तव में साहित्य, आधुनिक काल में साहित्य जो है, साहित्य का संदर्भ जब हम बोलते हैं, साहित्य से भाव जो सबका हित करे वो साहित्य, तो ये धीरे धीरे हमारी अवधारणाएं जो है, मुझे लगता है पहले मेरा रीतिकाल तक बड़ा झुकाव था कि हाँ ये साहित्य, क्योंकि थोड़ा पुरातन पंथी भी हूं तो वो चीजें लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि हर एक चीज में रस है, हर एक चीज में आनंद है, वो जो हम पहले सीखे हुए थे उसको हम खुद ही काट देते हैं। तो ये जो अभी मेरी संप्रति ये सबसे जो है वो यूं कहूंगा कि नवीन मेरी साधना जो है वो इस रूप में आप देख पा रहे हैं। ये पुस्तक जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की एक रामबाण पुस्तक सिद्ध हो सकती है, और इसमें भी गद्य साहित्य में कुछ चीजें और मैं अभी सुधार रहा हूं और उसको नया संस्करण भी जल्दी आएगा। चलिए साथियों, ये बहुत सारी लंबी वार्तालाप हो गई, मुझे लगता है कि ये चीज आपके लिए बहुत हितकर होगी, और निश्चित रूप से क्योंकि अजय एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने जो है लगातार साधना करी है और बहुत अच्छे से सोच समझ करके एक रणनीति पूर्वक जो है ये आगे बढ़ा है जीवन में, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। मैं एक दो चीजें जो है वो बस संक्षेप में जानना चाहूंगा। ये चीजें तो इसमें बहुत है, हम कल सुबह तक बात करें तो भी समाप्त नहीं हो सकती। शायद मेरा 2011 से संघर्ष काफी लंबा है। मैं अगर मेरी असफलताओं की लिस्ट गिनाऊं तो यह मेरा 41वां पेपर था जिसमें पास हुआ हूं। 40 फेल हुआ और 41वां पास हुआ हूं, छोटे मोटे मिला के। और आरपीसी के संदर्भ में अगर कोई पेपरों की बात करें तो ये मेरा 21वां पेपर है। 21वें पेपर में पास हुआ सर, मैं 20 बार फेल हुआ हूं। तो जो विद्यार्थी अभी हम लोग लाइव थे तब ये कुछ कह रहे थे कि हार गए हैं, टूट गए हैं, वो एक लाइन का कोई संदेश है? बिल्कुल, उनको एक लाइन का संदेश है। जीवन में सबसे बड़ी जो उम्मीद है, और दूसरा आपका जो गुरु है, और तीसरा सबसे बड़ा जो विश्वास है आपके माता पिता। इन 3 लोगों पे आप विश्वास कीजिए और इन आंखों की चमक देखिए, आपको सफलता मिलेगी। आप हारो नहीं मानोगे। मैंने भी हार नहीं मानी, और जिसकी बदौलत मैं आज सर के सामने और आप के सामने में ये बात बोल रहा हूं। अच्छा, कई बार अजय जीवन में ये बात ठीक है कि हम प्रेरित करते हैं। आज बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, मुझे बिहार से फोन आते हैं, यूपी से फोन आते हैं कि सर आपके कारण हम, MP से फोन आते हैं, हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहां पर, 3-4 स्टेट में मैया पाठशाला से अब सब परिचित हैं। तो वो सब साथी जो हैं वही कहते हैं कि सर आपसे प्रेरित हुए। लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल आगे जाके पूछ रहा हूं कि ये चीजों में भी कोई और दुर्धर्ष संकट हो, उसके आजीविका का संकट हो, ऐसे में क्या तुम कोई राय देना चाहोगे विद्यार्थियों को कि ऐसे में क्या करें?
जैसे आजीविका के संकट की अगर बात करें तो देखो, जीवन में एक बात है सर, नौकरी जीवन में सब कुछ नहीं होती है, इसके अलावा भी जीवन बहुत बड़ा होता है। आप किसी भी क्षेत्र में सफल और असफल हो सकते हो। आप हो सकते हैं एक क्षेत्र में बहुत अच्छे सफल हो, दूसरे क्षेत्र में आप असफल हो, और घर के अंदर भी ये चीजें होती है। तो अपने आप को कभी भी ये मत सोचे कि आजीविका में जाके कोई संकट पैदा हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। आप अगर सच्चे मन से लगन करोगे और आपने अगर ठान लिया तो आप एक ना एक दिन अवश्य उस पोस्ट पे पहुंचोगे जिस पोस्ट के लिए आपने सपने देखे हैं, संजोए हैं। मेरी एक छोटी सी कहानी है इस व्याख्याता के नाम से। मैं सुरतगढ़ में रहता था किराए के मकान पे। मैंने कभी सर ऐसा मकान नहीं लिया आलीशान की जिसके अंदर मुझे ऐसी लगी हो। जैसे मैं अब स्टूडियो में बैठा रहा हूं तो काफी समय हो गया, मुझे भी ये फीलिंग हो रही है, ठंड की महसूस हो रही है, क्योंकि मैं कभी ऐसी में रहा नहीं हूं। और ये बात नहीं है कि परिवार में किसी घर में ऐसी नहीं होंगी, और मुझे उनसे कभी लगाव नहीं रहा। तो मैं बिल्कुल खंडर जैसे मकान में रहता जिसके दोनों तरफ दरवाजों की हवा आती तो रात को कांपनी छूट जाती। कोई आके साथ में पड़ोसी सोता होता तो वो कह देता कि यार मुझे डर लगा रहा, तुम्हारे पास क्या सोए यार। कभी अकेला सोना होता था। तो मेरे भाई साहब है सुनील जी, जो खुद वर्तमान में लेक्चरार हैं, तो सुनील जी गोयल मामा जी के लड़के हैं, उन्होंने सर मुझे क्या हुआ, एक दिन ऐसे बैठे थे तो क्या यार अजीत तैयारी कर रहा है, तुम बढ़ना क्या चाहता है। उससे पहले मैं व्याख्याता के सपने नहीं देखा, मैंने एक शिक्षक का जरूर देख लिया था, मैंने आपको पहले बता दिया। उन्होंने क्या किया, मेरे नाम के आगे डॉक्टर अजय पटेल और ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी व्याख्याता। उस दिन के बाद में सर मुझे पता नहीं अपने आप ही शब्द से ही प्रेम हो गया, और मैं जहां भी लिखता वहां हिंदी व्याख्याता अजय पटेल लिखता। आज भी मेरे घर पे भी जितने मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहां पढ़ाया किया है वहां से सम्मानित किया तो उसमें ब्रैकेट में हिंदी व्याख्याता ही लिखा हुआ है। कई बार साथियों ये इस प्रकार के जो संकल्प होते हैं, जो हम हवाई संकल्प लेते हैं, लेकिन उसके लिए जब लगातार साधना करते हैं तो वो संपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए मैं अजय से एक और बात पूछना चाहूंगा, मुझे इसके लिए योग्य लग रहा है कि क्या इस चीज को मानते हो कि जो जिस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय जो नकारात्मकताएं आती है, जो बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या हमें कहीं योग ध्यान करना चाहिए? बस एक लाइन में उत्तर देना है। बिल्कुल सर, समस्याएं जीवन में सबके ही आती है, और जब आप सफलताओं के बहुत ज्यादा नजदीक होते हो तो बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। अगर कभी आप नकारात्मक हो जाए तो आप अपने मन के अंदर अपने गुरु को, माता पिता को 2 बार 3 बार याद कीजिए। फिर भी बहुत ज्यादा नकारात्मक हो तो एक बार मेरा रूटीन रहा है कि मैं जब भी नकारात्मक हुआ हूं मैं सर मूवी देख लेता हूं, और मैं एक ऐसी मूवी देखता हूं जिसमें साउथ साइड की और मार धाड़ की मूवी हो। मैं ऐसी मूवी नहीं देखता जिसमें अट्रैक्टिव मेरा उसकी तरफ हो, जिसमें हृदय जुड़ा हो, मैं वैसी मूवी नहीं देखता। मैं मार धाड़ वाली मूवी देखता हूं और अपने आप से वो एक दिन के अंदर अपने आप आप नकारात्मक कुछ घंटों के लिए हो सकते हो, सकारात्मक आप 28 घंटों के लिए भी हो सकते हो, चॉइस की बात नहीं है। तो मैं सकारात्मक होने के लिए हर 24 घंटे प्रयास करता था, कभी हो गया तो 1 आधा घंटा 2 घंटा हो गया, मैं उसको अपने पे हावी नहीं हो। चलिए एक अंतिम प्रश्न जो है वो अजय से ये है कि जब जिस समय परीक्षा हॉल से बाहर निकले थे, शायद उस समय अपनी बात भी हुई थी, तो कहा कि मेरी पहली रात बात हुई, मैं डिप्रेशन में आ गया सर की। पहली रात मैंने फोन किया सर को, ये 40% वाला रूल इसी बार लागू हुआ। हालांकि मैं पिछली बार भी 40% रूल लागू कर चुका था सर, उसमें 27% बच रहे थे मेरे, तो मेरी कैटेगरी में मेरे सही थे, ऐसी कैटेगरी से तो मेरी ऐसी कैटेगरी में मेरे सही थे। तो इस बार भी मुझे उम्मीद थी मैं फेल तो नहीं होऊंगा, मगर वो एक भय बन गया सर। तो मैंने सर को कॉल किया, गंगानगर में बस से उतरा, और मेरे साथ में वो राजेंद्र जी अपने 109वीं रैंक वाले जो आपने जुड़े हुए हैं, आपसे भी बात की उन्होंने। तो मैंने कहा यार अपने पहले मैया सर से बात कर लेते हैं, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो कहा चलो ठीक है कर लो आप बात। तो मैंने बात की सर को, मैंने कहा सर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, करे तो करे क्या। तो सर ने मुझे कहा कि घबराहट कुछ नहीं है, और तुम वो योद्धा हो जो युद्ध में लड़ने के लिए जिस तरीके से जा रहे हो वो युद्ध की तैयारी किसी की नहीं है। और आज उसी का ये शायद परिणाम है कि सर ने मुझे इतना पीछे से मोटिवेशन दिया कि तू इस समुद्र को लांग जाएगा, और मैं इस समुद्र को लांग गया हूं। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। अजय जब परीक्षा हॉल से बाहर निकले थे तब क्या लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं परीक्षा हॉल से जैसे ही परीक्षा दे के बाहर निकला तो सर ने पहले दिन मेरे को बोल ही दिया कि 5 बजे से पहले आपको फोन को ऑन नहीं करना है, 5 बजे के बाद परीक्षा देने के बाद ही ऑन करना है। और मैंने ऑन किया, करने के बाद में जैसे ही मैंने सर को मैसेज डाला, सर तो उस समय शायद आंसर की करवा रहे थे, आप तो फोन तो उठा नहीं पा रहे, तो मैंने तो उसमें मैसेज डाल दिया, सर मुझे लग रहा है मेरा चयन हो जाएगा। मैंने इतना लिख के सर को छोड़ दिया। दूसरे दिन सर के साथ मेरी बात भी हुई। सोशल मीडिया जो था वो उससे क्या कितनी दूरी थी? मतलब सोशल मीडिया की अगर बात करें, अगर आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होना है तो आपको जब तक आप इस परीक्षा का एग्जाम दे नहीं देते तब तक आप अपने आवश्यक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया को जरूर देखें। जैसे सर का ऐप मेरे पास था तो मैंने देखा, जीके का भी अदर इंस्टीट्यूट का मैंने ले रखा था, उसका देख रहा था, ये बात नहीं।
मेरे सामग्री भी कोई देखनी होती या कोई मतलब देखना हो तो देख लिया, मतलब इससे ज्यादा मेरा इसके साथ कोई संपर्क नहीं था। अगर मैं सोता तो उस समय 2 घंटे नींद नहीं आती, तो मैं उस समय जैसे जनगणना का टॉपिक देख लिया, वो आंकड़ा होता है, हर रोज देखना पड़ता है, ठीक है। और आंकड़ों से नींद आई जाती है, आंकड़ों से, जैसे सर ने वाक्य शुद्धि करवा दी, शब्द शुद्धि करवा दी, ये चीजें मतलब आंकड़ों वाली जो चीजें होती थी, इनको देखते ना तो और 5-7 मिनट बाद में नींद आ जाती, अगर नींद नहीं आती तो ये चीजें रही सर। चलिए साथियों, तो मुझे लगता है कि अजय ने आपको एक मेरे माता पिता को आपके YouTube संदेश देना चाहूंगा। उनकी बड़ी इच्छा थी मेरी माँ की, सर किसी के गांव के अंदर रिजल्ट आता तो मेरी माँ कहती कि बेटा तेरा कब आएगा। मैं कहा माँ मेरा रिजल्ट आएगा, इस बार ऐसा आएगा कि तेरे बेटे का पूरे गांव में धमाका बजेगा। तो माँ ने कहा यह धमाका बजेगा कब। मतलब उनका मुंह छोटा हो जाता था और मेरी तरफ देखते, और वो बेचारे नरमा का पास हमारी गंगानगर साइड में होता ही आया है, तो वो चुगाई करने के लिए जाते थे। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मुझे खुद को ही पता नहीं था, और मेरा वो क्षण इतना जिंदगी के अंदर, अगर मैं मेरी लाइफ में पूरा जीवन जी लूंगा, अगर खुशी है तो उसी दिन की है मुझे, कि मुझे वो 2 घंटे बड़े खुशी के वाले मिले कि मैं भूल गया था मेरे पिता कौन है और माता कौन है। मैंने दोनों को गोदी में उठा लिया था, गोद में उठाकर झूम गया था, और कम से कम 2 घंटे तक मैं रोया और मेरा परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। मतलब मेरी 10 साल की जो साधना थी, वो साधना यहाँ पर फलीभूत हुई, तो वो सर के संपर्क में आने से हुई। नहीं तो जीवन में मुझे गुरु भी बहुत मिले, मैं सबका उतना ही मान सम्मान करता हूँ जितना सर का करता हूँ। तो ये सफलता जो है प्रथम मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन और सर के चरणों में, और दूसरे मेरे जो डॉक्टर अभी जी गर्ग एडीएम है बीकानेर से, उनके हैं, और दोस्त जो मेरे साथी हैं उनके समर्पित हैं। हाँ सर। चलिए साथियों, बड़ी भावुक करने वाली बात थी। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं आपको कई बार कहता हूं कि संसार में भौतिक दृष्टि से ये जो सर्विस है, कहीं ना कहीं ये जीवन मुक्ति है। हम जब सांसारिक दृष्टि से इसको सोचते हैं तो ये बहुत आवश्यक भी है, हमें जीना है, जीवन में परिवार को भी चलाना है। और जो है, हालांकि इसने तो अभी तक शादी नहीं करी है, अभी मेरी बात 10 हुई, साल रोटी पकाई है मैंने मेरे हाथों से बेली तो है। ये और आज हमारे गुरुजी ने हमें यहाँ बुलाकर अपने हाथों से खाना खिलाकर वो ऋण, इतना बड़ा ऋण, चलिए वो मेरे भाव थे, ये जो साथी आप लोग आए उनके प्रति कि मैं जो है कुछ ऐसा करूं आप लोगों के लिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि अब विदा होते हैं आप लोगों से। और ये जो साक्षात्कार था, ये केवल और केवल इस रूप में था कि आप लोग एक जो मार्ग, जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप किस प्रकार जीवन में प्रेरित हो सके, और जब कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो आप जो है वो जीवन में, जैसे अजय ने कुछ चीजें बताई, उसको आधार बना करके आप लोग आगे बढ़ सकें। मैं जीवन में आपको हर दिन मिलता हूं, हर दिन मेरे जीवन की बातें बताता हूं, जो मेरे अनुभूत की है वो चीजें मैं आपके सामने लाता हूं, और मुझे लगता है कि मैं आपके हृदय में घुस करके उसको बिल्कुल ऑपरेट करता हूं, आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होता हूं। लेकिन अजय की बात मुझे लगता है कि आपकी आत्मा तक इसलिए पहुंचेगी क्योंकि ये आपका साथी है, ये आप जैसा है। और जो हम वयस्क और हम उम्र के लोग जो होते हैं साथियों, वो जब कोई संदेश देते हैं तो निश्चित रूप से आप सब साथी इसमें, अजय में अपने आप का अक्स देख रहे हैं। और क्योंकि ये समस्याएं, सामान्य समस्याएं जो थी, वो जीवन में हर व्यक्ति के साथ आती है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम हर एक साथी का इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करूं। मैया पाठशाला से करीबन 300 साथी प्लस जो है वो अभी तक उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसी मेरे पास सूचना है। लेकिन हाँ, मैं कुछ साथियों को जरूर आप लोगों से मिलाता रहूंगा, और आप जरूर बताइएगा कि ये जो साक्षात्कार जो अजय पटीर के साथ मेरा रहा, वो किस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।